नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपका यूपी पैट का एग्जाम भी बहुत ही बेहतरीन गया होगा। तो आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक जिन्होंने दिल्ली की सत्ता पर राज किया। ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। तो चलिए चलते हम पहले टॉपिक की तरफ। आपका नंबर 1 है गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक में क्या संबंध था। इसमें और इसमें संबंध क्या था कि ये आपस में कौन थे। दोनों में से नंबर 2 है आपका, दोनों में से कौन सफल शासक था। नंबर 3 है आपका, दोनों में क्या समानताएं थीं और क्या अंतर थे। इन दोनों में समानताएं देखेंगे हम और क्या क्या इन दोनों में अंतर थे। नंबर 4 रहा आपका, मोहम्मद तुगलक की नीति क्या थी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला जो टॉपिक है आपका, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक में क्या संबंध था। तो आपको बताते चले, ये गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे। इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध था। पहले मोहम्मद तुगलक का नाम जूना खां था और उसकी उपाधि थी उलूग खां। राज सिंहासन पर बैठते समय उसने अपना नाम मोहम्मद शाह रख लिया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मतलब हुआ तुगलक का पुत्र मोहम्मद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोनों में से कौन सफल शासक था। तो बताते चलें कि गयासुद्दीन तुगलक एक सफल शासक था और मोहम्मद तुगलक निश्चय ही सफल शासक नहीं था। अच्छे शासक में जो गुण होने चाहिए वे गयासुद्दीन तुगलक में और उसके पुत्र मोहम्मद तुगलक की अपेक्षा अधिक थे। दोनों की तुलना में गयासुद्दीन तुगलक जो था महान शासकों में से आता है। अगला पॉइंट है आपका, दोनों में क्या समानताएं थीं और क्या अंतर थे। तो पहले हम समानताएं देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, बाद में हम अंतर समझेंगे। दोनों ही वीर और साहसी थे। नंबर 1 पॉइंट है इसका, दोनों ही वीर और साहसी थे। वे युद्ध से कतराते नहीं थे। अच्छा, दीपालपुर के हाकिम के रूप में गयासुद्दीन ने मंगोल आक्रमणकारियों का अनेक बार सामना किया और उन्हें पराजित भी किया। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये नोट्स भी कर सकते हैं कि गयासुद्दीन जो था वो दीपालपुर के हाकिम के रूप में मंगोल आक्रमणकारियों से कई बार लड़ा। मोहम्मद तुगलक ने भी कई युद्ध लड़े और हमेशा उसमें उसने सफलता भी पाई। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा शासन प्रबंध में कुशल। दोनों ही शासन प्रबंध में कुशल थे। किसी सीमा तक मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा प्रबंधक था। नंबर 3 आ जाएगा आपका, पॉइंट हो जाएगा नंबर 3, धर्मपरायण। पहले तो आप धर्मपरायण समझिए, ये धर्मपरायण है क्या। धर्म में गहरा विश्वास रखने वाले, धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करने वाले, धार्मिक कार्य में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति जो अपने जीवन को धर्म और उसके प्रति अपने कर्तव्य के अनुसार समर्पित कर दें, उसे धर्मपरायण कहते हैं। परायण का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है तल्लीन होना या शरण लेना या किसी कार्य के प्रति समर्पित होना। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर एक और शब्द आया था, निष्ठा और कर्तव्य। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा होती है कि किसी भी सिद्धांत के प्रति या कार्य या व्यक्ति के प्रति अटूट समर्पण या वफादारी और भक्ति को निष्ठा कहते हैं। कर्तव्य क्या होता है? ऐसा काम जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से या कानूनी रूप से बाध्य यानी कि एबल हो, चाहे वो किसी समाज, कानून, अधिकार या अपने विवेक से उत्पन्न हो। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो व्यक्ति को किसी काम को पूरा करने के लिए महसूस होती है और इसे पूरा करना आवश्यक हो जाता है। हमारा पॉइंट था धर्मपरायण। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों पक्के मुसलमान थे और कुरान के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। फिर भी वे धार्मिक कट्टरपंथी नहीं थे। जी हाँ, ये देखिए, याद रखने वाली बात है कि वे इतने पक्के मुसलमान होने के बावजूद भी धार्मिक कट्टरपंथी नहीं थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक तो शासन के मामले में धर्म निरपेक्ष ही हो गया था। अगला पॉइंट है आपका सदाचारी। दोनों ही सदाचारी थे।
गयासुद्दीन तुगलक का व्यक्तिगत चरित्र इतना निर्मल और प्रशंसनीय था कि कुछ लोगों ने उसे आदर्श शासक कहा। उसने अपना जीवन सादा और आचरण अनुकरणीय बनाया। उसने शराब का बनाना और बेचना बंद करा दिया। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक का नैतिक आचरण अनुकरणीय था। संभवतः उसने एक से अधिक विवाह तक नहीं किया। अगला पॉइंट है आपका न्यायप्रिय। दोनों ही न्यायप्रिय थे। गयासुद्दीन तुगलक ने दंड विधान को नरम कर दिया था। शारीरिक कष्ट केवल चोरों और सरकारी धन का अपहरण करने वालों को ही दिया जाता था, जबकि मोहम्मद तुगलक दंड के मामले में कठोर था, या कह सकते हैं आप कि वो क्रूर था। उसने कई विद्रोही सरदारों को जीते जी खाल उतरवा कर उसमें भुस भरवा कर सारे राज्य में घुमाया था। अगला पॉइंट है आपका दीन बत्सल। दीन बत्सल, पहले तो आप ये समझिए कि दीन बत्सल क्या होता है। दीन का अर्थ होता है दुखी और बत्सल का अर्थ होता है स्नेही या कोमल। तो दोनों सुल्तान दीन दुखियों पर दया करने वाले थे। इन्होंने किसानों की दशा सुधारने का काम भी किया। गयासुद्दीन की नीति ये थी कि किसानों से इतना अधिक, समझ रहे हैं ना, कि वो इतना अधिक कर उनसे ना लिया जाए कि वे खेती करना ही छोड़ दें। पॉइंट है ये, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि गयासुद्दीन की नीति क्या थी। तो ये थी किसानों के प्रति गयासुद्दीन की नीति क्या थी। एक क्वेश्चन भी हो सकता है जो आपको इस तरीके से देना है कि किसानों से इतना अधिक कर ना लिया जाए कि वे खेती करना ही छोड़ दें, और ना इतना कम कि वे धनी हो जाएं और विद्रोह करने लगें। तो इसमें से देखिए, इस पॉइंट्स में से आपका एक क्वेश्चन भी बन गया। मोहम्मद तुगलक की नीति भी ऐसी थी। दोआब के किसानों की समृद्धि को देखते हुए उसने कर में कुछ वृद्धि की थी। अच्छा, ये दोआब क्या है? दोआब जानते हैं आप? ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है दो पानी। आब मीन्स होता है पानी या दो नदियाँ। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि के क्षेत्र को, जैसे गंगा यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र एक प्रमुख दोआब है। ये कर अनुचित नहीं था। जो इसने ये कर लगाया था दोआब के किसानों पर, यह अनुचित नहीं था, परंतु उसी वर्ष अकाल पड़ गया और इस अकाल के पड़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों ने कठोरता से कर वसूल किया, जिस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का बड़ा अपयश हुआ। ये थी इनकी समानताएं। अब जानते हैं इनके अंतर के बारे में। तो शिक्षा जो है विशेष अंतर है। गयासुद्दीन तुगलक विशेष पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसमें व्यवहार बुद्धि खूब थी। वह व्यक्तियों के चरित्र का कुशल पारखी था और अफसर के अनुकूल काम करता था। इसके विपरीत मोहम्मद तुगलक उच्च शिक्षित था। समझ रहे हैं ना आप कि मोहम्मद तुगलक जो था वो बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता था। मुसलमानों की विजय से लेकर तब तक जितने भी राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, उनमें वह सबसे बुद्धिमान और सुसंस्कृत था। उसकी धारणा शक्ति भी आश्चर्यजनक थी। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, परंतु उसमें व्यवहार बुद्धि की कमी थी, जबकि गयासुद्दीन तुगलक में व्यवहार बुद्धि खूब थी। ये दोनों में अंतर हो गए। इस प्रकार उसकी अच्छी योजनाएं भी विफल हो जाती थीं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो वो योजनाएं बनाता था, इसी वजह से विफल यानी असफल हो जाती थीं। नंबर 2 पॉइंट इसी में है, अंतर में भावुकता। मोहम्मद तुगलक अत्यधिक भावुक व्यक्ति था। वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाता था और बहुत जल्दी रुष्ट भी हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक पुरस्कार देने और रक्त बहाने दोनों में विशेष रुचि रखता था। वो विनम्र तो था, पर कठोर दंड भी देता था। धीरे धीरे लोग उसकी उदारता और दयालुता को तो भूलते गए। उसके क्रूरतापूर्वक दंड को सबने याद रखा। इसके विपरीत गयासुद्दीन तुगलक विशेष भावुक नहीं था। उसकी कृपा और दंड दोनों संतुलित रहते थे। इसी में अगला पॉइंट आपका आ जाएगा, आदर्शवादिता। मोहम्मद तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की अपेक्षा कहीं अधिक आदर्शवादी था। अच्छा, समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था करने के कारण, यानी कि जैसा अपराध किसी नीच जाति के इंसान ने किया है और वैसा ही सेम बिल्कुल अपराध किसी ऊंच जाति के इंसान ने किया है, ऊंच जाति के लोगों ने किया है, तो उनकी जो व्यवस्था उसने करी थी दंड देने की, वो एक समान करी थी, जिसके कारण ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग और उलेमा लोग
उसके विरुद्ध हो गए, उसके शत्रु बन गए। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जो था उसमें इस प्रकार की आदर्शवादिता का अभाव था, वो सभी लोगों से तालमेल बनाकर चलता था। इसी में अगला पॉइंट आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्षता। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ही पक्के मुसलमान थे, जैसा कि मैं अभी आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, वो लोग पक्के मुसलमान थे। गयासुद्दीन उलेमा वर्ग को प्रसन्न और संतुष्ट रखता था और राजकाज में उनकी बात भी सुनता था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन को धर्म से अलग करना चाहा, जिसकी वजह से उलेमा लोग उसके विरुद्ध हो गए। इसी में अगला पॉइंट है आपका अनुभव का लाभ, यानी गयासुद्दीन तुगलक वृद्धावस्था में सुल्तान बना था, जबकि मोहम्मद तुगलक युवावस्था में ही राजगद्दी पर बैठ गया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने राज्यभार संभालते ही इतनी योग्यता और दृढ़ता से काम लिया कि लोगों ने समझा कि अलाउद्दीन फिर से जीवित हो गया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक कम अनुभवी था, उसने अपने रोष और तोष से बहुत से लोगों को विरोधी बना लिया था। इसी में अगला पॉइंट है आपका समता की भावना। मोहम्मद तुगलक ने नीच लोगों को ऊंचे पद दे दिए थे, जैसे अजीज़ कुम्हार, फिरोज नाई, मलका बावर्ची, लद्दा माली और मकबूल गवैये को जाति या कुल का विचार किए बिना योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी। और वो समय ऐसा था नहीं कि नीच जात के लोग ऊंचे पद पर बैठें, आप समझ रहे हैं ना। नीच जात के लोगों को जब ऊंचे पद मिलने लगे तो जो ऊंची जात के लोग थे ना, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध में आके खड़े हो गए, यानी उसके अपोजिट खड़े हो गए। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जो था वो देश काल के अनुसार परिस्थिति को देखते हुए काम करता था। अगला पॉइंट है आपका सहयोग बनाम शासन। गयासुद्दीन ने अपने साथियों का सहयोग प्राप्त किया, वहीं मोहम्मद तुगलक ने अमीरों और सरदारों का सहयोग प्राप्त करने की बजाय उन पर शासन करने की कोशिश की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वे सब उसके खिलाफ हो गए। कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों सुल्तानों की तुलना में हमने पाया कि विद्वता, उदारता, आदर्शवादिता और ऊंची कल्पना शक्ति की दृष्टि से अधिक होते हुए भी मोहम्मद तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की अपेक्षा घटिया शासक था। कारण यह है कि उसके अच्छे शासक होने के इन गुणों की आवश्यकता उतनी नहीं थी जितनी कि व्यवहार बुद्धि की और लोगों का सहयोग प्राप्त करने की थी। अगला पॉइंट है आपका नंबर 4, मोहम्मद तुगलक की नीति क्या थी। तो यहाँ हम मोहम्मद तुगलक की नीति को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक गृह नीति, एक विदेश नीति और एक धार्मिक नीति। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है कि वीडियो लंबा हो गया। जानकारी कितनी मिली, कितनी अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई, फ़र्क तो ये है कि हमने क्या चीज़ लर्न की और क्या चीज़ अर्न की। तो फ्रेंड्स लास्ट में यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। धन्यवाद।